नमस्कार। दास्तान मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज़ और मध्य प्रदेश फाउंडेशन के सौजन्य से ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के निवासियों के अलावा पूरे भारत के दर्शकों के लिए भी है, जिसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैसी विभूतियाँ, दार्शनिक स्थल, धार्मिक स्थल, बड़े बड़े कलाकार इतने वर्षों में, सदियों में हुए। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के निर्माता कह दीजिए पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में बताना चाहूँगा। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म सागर में 2 अगस्त 1877 में हुआ। आपके पिताजी पंडित जगन्नाथ शुक्ल, माता तुलसी देवी, धनाढ्य परिवार, बहुत ही सुखी परिवार के ब्राह्मण होते थे, जहां पे भगवान की दया थी। आपकी प्राइमरी एजुकेशन सागर में सुंदरलाल गुरु स्कूल में हुई कि उस जमाने में अध्यापक अपने शागिर्दों से, जिनको वो पढ़ाते थे, उनसे फीस नहीं लेते थे। हर महीने पूर्णिमा और अमावस्या के दिन अध्यापक को शागिर्द लोग एक सीधा देते थे। सीधे में चावल, गेहूं, दाल, नमक, ये हर महीने उनको दिया जाता था। अध्यापक पैसे नहीं लेते थे आज की तरह। वहाँ पे आपने प्राइमरी स्कूल की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद पंडित जगन्नाथ शुक्ल, आपके पिताजी, आपने और इनके चाचा गजाधर शुक्ल जी ने राजनांदगांव में एक कॉटन मिल की स्थापना की, सीपी और बंगाल कॉटन मिल, और हाई स्कूल की शिक्षा राजनांदगांव और रायपुर में आके आपने कंप्लीट करी। पंडित जगन्नाथ शुक्ल का परिवार बड़ा नामी गरामी परिवार माना जाता था। किस रूप में? ना केवल धनाढ्य थे, बहुत शिक्षित थे, पर साथ ही 3 पीढ़ियों से शुक्ला परिवार अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। उसके अलावा आपके पिताजी जगन्नाथ शुक्ल जी पहलवानी के बहुत शौकीन थे। हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद पंडित रविशंकर जी जबलपुर आ गए। आपने रॉबर्टसन कॉलेज ज्वाइन किया, जो पहले आज के हाई कोर्ट के सामने एक मॉडल हाई स्कूल है, उस बिल्डिंग में होता था। आपने वहां से इंटरमीडिएट किया और इंटरमीडिएट कर कर आप हिस्लॉप कॉलेज, उसमें पढ़ने के लिए नागपुर आ गए। हिस्लॉप कॉलेज उस जमाने का बहुत मशहूर कॉलेज था। आपने वहां पे बीए का कोर्स ज्वाइन किया और उस दौरान नागपुर में रह के आपने गणेश महोत्सव को देखा। गणेश महोत्सव, उसने इनको बहुत प्रभावित किया। क्यों? कि वो गणेश महोत्सव वैसे तो धार्मिक उत्सव था, परंतु बाल गंगाधर तिलक ने उस धार्मिक महोत्सव को एक बहुत ही तरीके से, बगैर किसी अंदाज से अंग्रेजों को नहीं हुआ, कि राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दे दिया। सवेरे प्रभात फेरियां निकलती थी, शाम को देशभक्ति के गाने होते थे, शिवाजी के देशभक्ति की बातें होती थी गणेश महोत्सव के रूप में। इस चीज को पंडित रविशंकर शुक्ल के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और नागपुर का ये असर उनके ऊपर जिंदगी भर रहा। That was the beginning of that movement against British, which was already in his blood. आपने प्लान किया कि आप लॉ का कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो आपने वहां पे लॉ भी कोर्स ज्वाइन किया। और इसी दौरान बाल गंगाधर तिलक के ऊपर अंग्रेजों ने गणेश महोत्सव का आयोजन करने के लिए देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। आप क्योंकि लॉ स्टूडेंट थे, तो आप रोज जाके प्रोसीडिंग्स अटेंड करते थे अपने मित्रों के साथ, और उसकी रिपोर्टिंग
केसरी के अंदर भी पढ़ते थे। आपके एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद। उन्होंने इनसे कहा कि पास ही के एक शहर अमरावती में 13वीं कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, तुम हमारे साथ चलो। पंडित रविशंकर शुक्ल को कांग्रेस का वो पहला एक्सपोजर था। पंडित जी वहां गए, पर वहां जाने का जो एक सबसे बड़ा असर पंडित जी पे तो हुआ ही, वो भागीरथ प्रसाद जी की नौकरी चली गई। उनको अंग्रेजी सरकार ने नौकरी से निकाल दिया कि आपने अधिवेशन क्यों अटेंड किया। सन 1900 में छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ा, लोग भूख से मरने लग गए। नौजवान रविशंकर शुक्ल ने एक खत चीफ कमिश्नर को लिखा कि मैं अपनी सेवाएं देना चाहता हूं अकाल पीड़ितों के लिए। चीफ कमिश्नर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इन्हें फेमाइन ऑफिसर के नाम से अकाल पीड़ितों की सहायता कार्य हेतु 50 रुपये महीने का एक जॉब दिया। बोरडा एक गांव था जो करीब 44 किलोमीटर रायपुर से और सरायपाली गांव के पास था, जहां पे आपने तन मन धन 24 घंटे जान लगा दी अकाल पीड़ितों की सहायता करने के लिए। अकाल पीड़ितों में इतना इन्होंने कार्य किया कि वहाँ के अकाल पीड़ित इनको भगवान मानने लग गए और हीरो वर्शिप करने लग गए। उसका अंदाज आप इससे लगा सकते हैं कि सरायपाली इलाके में पंडित रविशंकर अपने अंतिम क्षण तक चुनाव जीतते रहे, उनका विधानसभा क्षेत्र भी बना। तो आप जबलपुर आ गए और जबलपुर में आपने साथ में अप्रेंटिसशिप के साथ साथ किसी बड़े वकील साहब के यहाँ पे नौकरी भी की। ये उनका लॉ कैरियर का शुरुआत थी। पंडित रविशंकर शुक्ल जी का विवाह भवानी देवी से 1902 में हुआ। 6 महीने के अंदर ही दुख का पहाड़ इस परिवार पर टूट गया। जबलपुर में प्लेग का आतंक फैल गया, लोग मरने लग गए। आपकी धर्मपत्नी को भी प्लेग हो गया। आपके घर के नौकर तक मर चुके थे। सबने आपको कहा कि आप इनको अस्पताल भेज दीजिए या कहीं भर्ती करा दीजिए, पर पंडित जी ने कहा नहीं, ये मेरा धर्म है, ये मेरा फर्ज है, मैं इनकी सेवा करूंगा। आपने उसको एक अच्छे नर्स के रूप में नर्सिंग केयर दी। डॉक्टरों ने सबने इनको दवाइयाँ दी, साथ ही एक सलाह दी कि आप इनको मटन का और चिकन का एसेंस पिलाइए। शुद्ध वैष्णव कान्य कुंजी ब्राह्मण जिनके यहाँ सदियों से कभी मीट का कोई सवाल ही नहीं था, पर आपने ये डिसीजन लिया कि मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए करूँगा। ब्रांड एसेंस ऑफ मटन एंड चिकन अपनी पत्नी को पिलाना चालू किया और 1.5 महीने की नर्सिंग केयर से भवानी देवी ठीक हो गई। ये उनको राजनांदगांव ले गए। जैसे ही राजनांदगांव पहुंचे वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और आपने खुशी में उन ब्रांड एसेंस ऑफ मटन एंड चिकन के डब्बों का हार बनाया और उनको पहनाया और बताया कि मैंने तुमको बचाने के लिए ये मटन और चिकन के एसेंस को पिलाया है, तो मुझे माफ़ करना, पर ये डॉक्टरों की सलाह में टाल नहीं सका, जिसके कारण तुम बच गई। पंडित रविशंकर शुक्ल की ख्याति एक विद्वान और अध्यापक के रूप में इलाके में फैल चुकी थी। उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट एजेंसी ने आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप कुछ महाराजास को पढ़ाइए, जिसमें बस्तर के महाराजा, कवर्धा के महाराजा और खैरागढ़ के महाराजा, इनको आपको पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खैरागढ़ में रहते हुए आपने एनी बेसेंट और
थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में जाना। आपने थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ज्वाइन भी कर ली। एनी बेसेंट की फिलॉसफी का प्रभाव आप पे आजीवन रहा। आपके दादाश्री पंडित रविशंकर शुक्ल, जो मध्य प्रदेश के निर्माता कहें या कद्दावर नेता जिनके कारण से मध्य प्रदेश बना, उस परिवार को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीसरी पीढ़ी में। दूसरा, हमें बहुत खुशी है कि आप उसी विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार जीत के आए हैं जहां से आपके पिताजी, जो खुद 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। देखिए, ऐसा है कि मेरे दादाजी से मेरा, क्योंकि उनकी जो डेथ हुई उसके बाद मैं पैदा हुआ था, तो सिर्फ उनकी बातें मैंने सुनी हैं। पिताजी के बारे में तो बहुत सी चीज़ें मैं खुद जानता हूँ, मगर जो दादाजी के बारे में मैंने बातें सुनी, एक तो उनकी क्या बहुत स्वतंत्रता संग्राम लड़ाई में जो है वो बहुत ज़्यादा गांधी जी से प्रभावित थे, मगर नेहरू जी से साथ, सरदार पटेल जी साथ, इन लोग साथ भी बड़ा प्रेम का संबंध उनका था। और ये लोग साथ में जेल में भी रहे, सब स्वतंत्र आंदोलन की लड़ाई में साथ में लड़ाई लड़ी। तो जो नेहरू जी थे, उनसे उनका बहुत प्रेम उससे का संबंध रहा। और बहुत से मध्य प्रदेश की जो खुशहाली और तरक्की रही, छत्तीसगढ़ में भी जो आज भिलाई स्टील प्लांट रहा, वो जो दादाजी जो थे हमारे, उनकी और नेहरू जी की जो प्रेम और स्नेह का संबंध था, उसके कारण वो भिलाई स्टील प्लांट आ पाया। वो एक बहुत बड़ा तरक्की का कारण है छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ के अलावा जो छत्तीसगढ़ बना, पहले छत्तीसगढ़ जो है वो आंध्र प्रदेश में जाने वाला था, आंध्र प्रदेश में वो जाने वाला था। तो उसको जब नया पुनर्गठन हो रहा था, तो उसमें दादाजी ने सब बड़े नेताओं से बात करी, नेहरू जी से, सरदार पटेल से, सबसे, और उन्होंने कहा कि यहाँ की जो इनकी जो भौगोलिक स्थिति है और जो यहाँ की लैंग्वेज है, भाषा है, ये सब जो है वो हिंदी बोलते हैं और सब वो हैं, तो ये आंध्र प्रदेश जाने के इसका कोई औचित्य नहीं है। इस बात पे जो है वो छत्तीसगढ़ जो है वो जुड़ा मध्य प्रदेश में, नहीं तो आज वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा होता और छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बन पाता। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। और इस तरीके से बहुत सी चीज़ें दादाजी के समय में हुई। हिंदी भाषा में उन्होंने बहुत से काम करा, बहुत सी चीज़ें दादाजी ने करी।